अभी जून के करंट अफेयर में हम देखते हैं इसी नेट ऐप के बारे में। ये ईसीआई इसी नेट ऐप क्या चीज़ है? इसी नेट, ये ऐप के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या चीज़ है ये। तो भारत निर्वाचन आयोग था, ईसीआई ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान नए इसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था। तो कहाँ पर ये उपयोग किया था? जब चुनाव हो रहे थे यहाँ पर केरल में, केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये 4 जगहों पर जब चुनाव हो रहे थे, इनकी 5 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हो रहे थे, तब इसी नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग है वो निर्वाचन आयोग ने किया था। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत और पुनर्गठित ये करेगा। जो भी एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उनको एकीकृत करेगा, एक छत के नीचे लाएगा, कंट्रोल करेगा, उसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। निर्वाचनों का संचालन नियम जो 1961 में दिया हुआ है, 1961 में निर्वाचनों का संचालन नियम दिया हुआ है। तो 1961 के तहत ये बताया गया है कि पीठासीन जो भी अधिकारी है, उन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने तक या मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य है। अब इसीनेट ऐप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला विशेषता तो यही है कि लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा इसके अंदर है। प्रत्येक मतदाता केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में इसीनेट ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा दर्ज करेगा, ताकि वोटिंग ट्रेंड को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। दूसरा, सटीक डेटा सुनिश्चित करना। इस नई पहल के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ईसीआई नेट पर डेटा केवल अधिकृत ईसीआई अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। फिर इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी कर सकते हैं। इंडेक्स कार्ड के अधिकतर कॉलम स्वतः भर दिए जाते हैं, जिसमें अब इसे चुनाव परिणाम घोषित करने के 72 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जा सकेगा, जबकि पहले इसमें हफ्तों और महीनों का समय जो है लग जाता था। इंडेक्स कार्ड मतदान के बाद जारी की जाने वाली गैर सांविधिक प्रकृति की रिपोर्ट है, जो सभी हितधारकों जैसे शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विस्तृत चुनावी डेटा प्रदान करती है। अब ये जो फॉर्म 16C की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्म 16C क्या चीज़ है जो यहाँ पर दिया जाएगा? इसका पहला भाग है, उसमें क्या क्या जानकारी प्रदान की जाती है कि मतदान केंद्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। दूसरा, मतदान पंजीकृत फॉर्म 17A में दर्ज कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या है। और तीसरा कॉलम होता है मतदान नहीं करने वालों का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या। ठीक है। या जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं दी गई, उनकी संख्या कितनी है। इसका दूसरा भाग है, उसमें उम्मीदवारों के नाम और उन्हें प्राप्त कुल मतों जैसी जानकारी प्रदान करता है। अब इसमें हम बात करें, एक और नया टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। अब ये आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है? पहले तो इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास एक आ जाता है अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम क्या कहता है? तो जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उन्होंने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो किसने इसको शुरू किया है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उन्होंने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है? ऐसे प्रेरित अधिकारियों या चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हो।
ऐसे अधिकारियों और चेंज मेकर का एक समूह है ये बनाएगा। इसका लक्ष्य है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का। उद्देश्य क्या है? राज्य हो, जिला हो या ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों या मास्टर ट्रेनरों का एक बैच बना करके लगभग 20 लाख फील्ड स्तरीय हितधारकों की क्षमता का निर्माण हमें करना है। यह कार्यक्रम फील्ड स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिसमें नागरिक केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया जाता है। इसका लक्ष्य जो है 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुंचना इसका लक्ष्य है। तो भारत में प्रशासनिक सुधारों के बारे में और जानकारी हम ले सकते हैं, जैसे कि शासन की कोई परिभाषा आती है, प्रशासनिक सुधारों की ओर भारत के बढ़ते कदम हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता परीक्षण के लिए हमारे जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो ये करंट अफेयर हो गया। अभी हमारा करंट अफेयर जो रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई में भारत और संघाई सहयोग संगठन है। हाल ही में भारत ने चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन की ओर रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो संयुक्त वक्तव्य यहाँ पर दिया गया था, रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, तो उसमें एक संयुक्त वक्तव्य दिया गया था। उस वक्तव्य पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये कहाँ पर हुई थी? चीन के किदगांव में हुई थी। किगदाओ, चीन में एक जगह है किगदाओ, यहाँ पर ये चर्चा हो रही थी, तो भारत ने इसमें साइन करने से मना कर दिया। और क्या चीज है? भारत के इनकार के कारण क्या है? यह बैठक बिना किसी संयुक्त वक्तव्य के ही समाप्त हो गई। कोई भी संयुक्त वक्तव्य यहाँ पर नहीं हुआ। अगर हम एससीओ चार्टर की बात करें, तो एससीओ चार्टर के अनुसार इस समूह में फैसले वोटिंग से नहीं बल्कि आपसी सहमति से लिए जाते हैं। इसलिए यदि किसी सदस्य देश ने किसी निर्णय पर आपत्ति नहीं जताई है, तो उस निर्णय को स्वीकृति माना जाएगा। जैसे संघ एससीओ में जितने भी देश हैं, अगर वो असहमति नहीं जताते हैं किसी भी निर्णय पर, तो उस निर्णय को स्वीकृत माना जाता है। अगर कोई देश है, कोई सदस्य देश किसी निर्णय पर आपत्ति जता देता है, तो उसको स्वीकृत नहीं माना जाता है। भारत को एससीओ में 2005 में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला था। एससीओ में भारत को यहाँ पर 2005 में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला था, और 2017 में इसको पूर्ण सदस्यता मिल गई थी। 2017 में यहाँ पर पूर्ण सदस्यता भारत को एससीओ में मिल गई, और यहाँ पर जो 2005 में भारत को मिली थी जगह, वो ऑब्जर्वर की जगह मिली थी। अब भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्या रीजन रहा था? आतंकवाद पर दोहरा मापदंड यहाँ पर बताया गया है। दस्तावेज में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुई उग्रवादी गतिविधियों को यहाँ पर शामिल किया गया था। भारत ने जोर दिया कि एससीओ को सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की आलोचना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुख्य सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हुआ। भारत हमेशा से मानता आया है कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं रह सकते, और यह सिद्धांत बहुपक्षीय मंचों पर किसी न किसी हाल में बदलने योग्य नहीं है। एससीओ फ्रेमवर्क के तहत भारत के लिए रणनीतिक अवसर क्या है? अगर एससीओ के थ्रू भारत कुछ करना चाहता है, तो भारत की राजनीति क्या कहती है? रणनीतिक फ्रेमवर्क भारत का क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, रणनीतिक अवसरों की बात करें तो मध्य एशिया से जुड़ाव, भारत भू राजनीतिक पहुंच है, मध्य एशिया तक पहुंच सकता है भारत एससीओ के थ्रू। एससीओ मंच का इस्तेमाल मध्य एशियाई गणराज्य के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह मंच जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि भारत की नीति है कि सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट हो जाए, तो उस नीति को मजबूत ये करेगा। आर्थिक और ऊर्जा सहयोग की अगर बात करें, उदाहरण के लिए हम बात करें, 2022 में कजाकिस्तान ने खदानों से यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा, जो विश्व आपूर्ति का 43% है, ये उत्पादित किया था कजाकिस्तान ने 2022 में। तो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय
उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, तो क्षेत्रीय संपर्क यहाँ पर बढ़ेगा। पाकिस्तान और चीन के साथ संवाद यहाँ पर होते हैं। एससीओ द्विपक्षीय तनावों के बावजूद संवाद बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक माध्यम के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान ज़्यादा डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, लेकिन एससीओ के दोनों सदस्य हैं, तो एससीओ के सदस्य होने के बावजूद संवाद बनाए रखने की एक राजनीतिक माध्यम ये बन जाता है। अब एससीओ को लेकर के भारत के दिमाग में कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर चीन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। एससीओ में बहुपक्षीय प्रभाव है चीन का बहुपक्षीय प्रभाव है। चीन ने इस समूह को अपने नेतृत्व वाला एक ऐसा बहुपक्षीय मंच बनाना चाहता है जो उसके क्षेत्रीय भू आर्थिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाए। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई, इसको क्षेत्र में प्रमुखता दिलाने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में प्रमुखता मिलेगी। संगठन के विस्तार को लेकर के दुविधा है। हाल ही में बेलारूस में एससीओ में शामिल हुआ था, बेलारूस यहाँ पर शामिल हो जाता है एससीओ में। इससे एससीओ की वैश्विक पहचान तो बड़ी है, लेकिन इसका क्षेत्रीय फोकस कमजोर हो सकता है। एससीओ की स्थापना केवल मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुई थी। ज़्यादातर विस्तार होने से सदस्य देश अन्य सहयोगी मंचों की तलाश कर सकते हैं। फिर एससीओ की अगर प्रभावशीलता की बात करें, तो एससीओ के फैसलों के जरूरी कार्यकारी गारंटी का अभाव है। इसी वजह से यह संगठन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरह केवल विचार रखने और मतों की घोषणाओं करने का मंच यहाँ पर रह गया है। पश्चिम विरोधी अगर छवि की बात करें, तो एससीओ को कभी कभी पश्चिम विरोधी समूह के रूप में भी देखा जाता है, खासकर जब चीन, रूस और ईरान के पश्चिम के साथ भू राजनीतिक तनाव चल रहे हों। तो चीन, रूस और ईरान के पश्चिम के साथ अगर भू राजनीतिक तनाव चल रहा है तो इसको पश्चिम विरोधी समूह के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना है कि एससीओ में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कैसे सुनिश्चित करता है। ठीक है, जैसे एससीओ में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है और बहुपक्षीय सहयोग के बीच में संतुलन कैसे करेगा एससीओ के अंदर। तो देखिए, चीन हितों पर राजनीतिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, 2023 के एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में भारत ने इस पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन था। इसमें यह पता चलता है कि भारत इस समूह में पाकिस्तान चीन ध्रुवीय एजेंडे से कैसे निपट रहा है। सिद्धांतों के साथ चयनात्मक भागीदारी, उदाहरण के लिए एससीओ का रीजनल स्टेट टेररिस्ट स्ट्रक्चर सदस्य देशों के बीच आतंकवाद और विरोधी प्रयासों को समन्वय करता है। विकासोन्मुखी मंच को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए हम बात करें पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्टअप्स और नवाचार का सहयोग के लिए एससीओ का उपसमूह है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एससीओ को एक पश्चिम विरोधी मंच के रूप में न देखा जाए। ठीक है, रूस के साथ करीबी संबंधों का लाभ उठाना, उदाहरण के लिए भारत और रूस एससीओ के मुख्य एजेंडों पर मिलकर काम करते हैं। तो एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन है। इसकी संगठन की उत्पत्ति हुई थी 1996 में, 1996 में। ठीक है, 1996 में संघाई 5 व्यवस्था से शुरू हुई थी और इसे औपचारिक रूप से 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में, तो 2021 में संघाई शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सदस्य देशों के बीच विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, बनाए रखना, एक नवीन लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। सदस्यता की अगर बात करें तो देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान
और उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान 2023 में ईरान को शामिल किया गया था, और बेलारूस को 2024 में शामिल किया गया था। इसमें 3 पर्यवेक्षक देश हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स भी शामिल हैं। संरचना के बाद में हम बात करते हैं जो राष्ट्र अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद। तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जो होती है वो राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद होती है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। और फिर सरकार परिषदों की या सरकार प्रमुखों की परिषद होती है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा सर्वोच्च निकाय जो स्थायी निकाय है। सचिवालय बीजिंग चीन में है, और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है रेट्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अब वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को नया आकार देने में एससीओ की भूमिका क्या है? देखिए, एससीओ का वैश्विक विस्तार यह यूरेशिया के लगभग 80% भूभाग को कवर करता है और दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ता हुआ आर्थिक प्रभाव, सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 25% का योगदान करते हैं। और पश्चिम बसचर्च की जो चुनौती है, एससीओ उन बहुपक्षीय मंचों का एक विकल्प बनकर उभरा है जिसमें पश्चिम देशों ने अपने हित साधने के लिए बनाया था। सुरक्षा की कमी को पूरा किया गया है। 2021 में नाटो गठबंधन, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इसके हटने के बाद अफगानिस्तान में जो सुरक्षा शून्यता उत्पन्न हुई, एससीओ इस पर काम कर रहा है। काबुल के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाने रखने के लिए एससीओ ने 225 में अफगानिस्तान और तो एससीओ ने 2025 में अफगानिस्तान संपर्क समूह का गठन किया है। तो निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि भारत एससीओ का क्षेत्रीय जुड़ाव करने के लिए खासकर मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में दिखता है, लेकिन उसके चीन केंद्रीय झुकाव को लेकर के सतर्क रहता है, और भारत का संतुलित दृष्टिकोण उसे अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना सार्थक भागीदारी करने की अनुमति है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।